हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ ना? म, आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और टेंथ में 450 प्लस लाने का पूरा प्रयास में लगे हुए होंगे। चलिए, आप लोगों को सहायता करने के लिए एक और वीडियो हम लोग लेके आए हैं, जो मैथ के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चनों को इसमें देखा जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है, दोनों मिला हुआ है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सब्जेक्टिव में भी कराया जाएगा कि कैसे वो बनता है। ठीक है। इसका पूरा फार्मूला बताया जाएगा और पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे बनता है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय है, उसका प्रयोग करके ज्ञात करना है, हम लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ किससे ज्ञात होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो आप लोग जानते हैं कि सूत्र होता है ए बराबर, किस रूप में रहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय में? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 को हम लोग देखेंगे। तो 135 और 225 और 225, तो इसका निकालेंगे जब। ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 135 का एचसीएफ निकालेंगे। 135 भागा 225। तो इसका एक बार में जब हम लगाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? 135। तो ये हो गया, कट गया, ये हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 बच गया। ठीक है। यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब फिर लगाएंगे 90 से 135 में। तो 135 में लगाएंगे तो जब क्या लगेगा, एक बार में फिर 90 लगेगा। तो यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर बच गया 4 और ख़त्म हो गया इधर। इधर फिर इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ 90 लिखेंगे तो 90 कितने बार में लगेगा? 2 बार में 90। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 आ गया हम लोग का। तो जब 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम्स, मतलब कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय भी लिख सकते हैं, ये एल्गोरिदम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मतलब ही एक है। ठीक है। से मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के एल्गोरिदम से कैसे लिखते हैं? तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया? 225 ए हो गया और बी हो गया हमारा 135, क्यू हो गया 1 प्लस आर हो गया 90। उसी प्रकार से 135 को भी लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस 45। आप लोग इसका करके सॉल्यूशन भी करके देख सकते हैं, इतना आएगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी करके आप लोग देख सकते हैं। 90 गुना 1 90 और 90 प्लस 45 कितना आ गया? 135। तो कर सकते हैं आप लोग। फिर 90 आ गया तो यहाँ 90 हो गया 45 गुने 2 प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे? तो इसका एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
से 45 है। मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयका के द्वारा अभी कितना आया, 45 आया, और एचसीएफ से भी किए तो 45 आया। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का ये एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को 196 और 38 22 0। तो आप लोग इसको इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। पहला नंबर जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सही बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को समझाया गया था। तो नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं आप वीडियो को, या पिछले लेक्चर को अवश्य देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ पर q कोई क्या दिया हुआ है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, मतलब कि जहाँ पर दिया हुआ q कोई है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। तो बोल रहा है, तो इसका हल हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पहले क्या मान लेंगे, माना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था, a = bq + r। तो हमको पहले a पता होना चाहिए। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक दिया हुआ है 2, जिसको हम b से डिनोट करते हैं। भाजक दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2q + r। तो यहाँ b के जगह पर क्या दिया हुआ है, मेरा b के जगह पर दिया हुआ है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं भाजक दिया हुआ है 2, जिसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, है दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयका से हम लोग लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका से लिखेंगे तो किसी भी पूर्णांक के लिए पहले लिखेंगे कि q का मान क्या होना चाहिए। तो किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक q के लिए क्या लिखेंगे, a = bq + r, जिससे हमको प्राप्त हुआ था, किससे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। तो यहाँ पर किस रूप का दिया हुआ है, 2q का रूप का, 2q + r के रूप का हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान धर के देखना है पहले, ठीक है। जहाँ पर हम लोग लेंगे पहले, जहाँ r = 0 है या r = 1 है, तो r = 0 जब हम लेते हैं तो चूँकि a = bq + r होता है, a = bq + r होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, a = r का मान 0 रखा हुआ है तो 2q खाली हो जाएगा, a = 2q यहाँ पर। उसी प्रकार से ये आकर के लिखेंगे r = 1 दिया हुआ है तो a = bq + r, तो r = 1 दिया हुआ है तो 2q + 1, इसको लिखेंगे हम, ठीक। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, शर्त भी दिया हुआ है क्या, कि 0 बराबर होना चाहिए
बी के और बी से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए आर। यहाँ पर शर्त दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 0 आर के बराबर हो सकता है, आर के बराबर है तब तो लिए 0 का मान आर बराबर, यह 0 से बड़ा हो सकता है। अब 0 से छोटा नहीं हो सकता, -1 नहीं ले सकते हैं, -2 नहीं ले सकते हैं, हम 0 से आगे वाला लेंगे। तो 0 से आगे वाला क्या है, 1 है, 2 है, 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं, पहले क्या लिए हैं, 1 ले लिए। तो 1 ले लिए हैं जब, तो हमको ये शर्त पता चल गया, ये शर्त दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a बराबर 2q दिया हुआ है, a बराबर 2q दिया हुआ है, तो यह एक पूर्णांक समपूर्णांक है। यहाँ पर मान धर के हम लोग देख सकते हैं कि समपूर्णांक ये क्या है। यहाँ पर मान धर के हम लोग देख सकते हैं a बराबर 2q प्लस 2q दिया हुआ। अब हम q बराबर कुछ भी रख सकते हैं, a बराबर 2 1 रख सकते हैं, 2 × 1 तो हो गया 2। 2 क्या दिया हुआ है, सम संख्या। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, a बराबर 2q, a बराबर q की जगह पर हम 2 लेंगे, 4 आ गया। मतलब जितना भी कोई भी संख्या जब हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा सम ही आएगा, इसलिए हम समपूर्णांक लिख दिए। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक या समपूर्णांक या विषम, मतलब कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकता है, सम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, या विषम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2q क्या है, उस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इसका मतलब है इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप लोग का 2q प्लस 1 का रूप का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, यही पूछ रहा था हम लोगों को कि क्या हो सकता है 2q प्लस 1 के रूप का कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिद्ध करें कि रूट यहाँ पर दिया हुआ, ये वाला रूट यहाँ दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है आप लोगों को। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो हम लोग को अपरिमेय पूछेगा तो परिमेय लिखना, इसके अपोजिट हमको मानना। अपरिमेय पूछेगा तो परिमेय मानना है। तो हम लोग माना कि लिख सकते हैं, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जब पूछेगा तो हम लोग को इसका उल्टा लिख देना है, माना कि वह परिमेय संख्या है। ये चीज़ इतना तक कर लेना। उसके बाद हम लोगों को प्रश्न से लिखना, प्रश्न से
प्रश्न से उसके बाद लिखना है कि अपरिमेय संख्या किस रूप का होता है। तो यहाँ √2 बराबर 2q p/q। परिमेय संख्या को जब हम, परिमेय संख्या क्या कहलाता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के q बराबर नहीं हो सकता है, मतलब नीचे में 0 नहीं रह सकता है। हम जब p/q के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग का 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये p/q के रूप में रहता है, लिखते हैं। तो यहाँ पर p बराबर 1 रखें, मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखें 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित ये संख्या मेरा हो जाएगा। तो हम लोग को ये शर्त लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √2 का वर्ग जब करते हैं, p/q का जब वर्ग करते हैं, तो √2 का वर्ग किए तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मेरा 2 निकल कर। यहाँ पर p²/q² लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब हम इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो एक q को, तो इधर हो गया मेरा, क्या हो गया, 2q बराबर p²/q लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। 2q, एक q को उधर लेके चल गए, यहाँ पर 2q लिखा हुआ है, तो एक q को उधर लेके चल गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2q + p²q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बायां पक्ष में, ये बायां पक्ष हो गया, ये दाहिना पक्ष हो गया, पक्ष में 2q है जो पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में यहाँ पर p²/q जो कि अपूर्णांक संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है।
लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए अतः लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सत्यापित तो आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत मैट्रिक की परीक्षा को अच्छा करने के लिए आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगा। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को सभी प्रकार के वीडियो का आप लोगों को मिलेगा सॉल्यूशन, और बढ़िया तरीके से बढ़िया नंबर लाने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, वहाँ पर दिया हुआ था 2q + 1 के रूप का होता है, यहाँ पर 4q + 1 के रूप का होता, उस रूप में दिया हुआ। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप लोग को यह होमवर्क रहा, आप लोग को यह खुद से बनाना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो कैसे बनाएंगे अगले क्वेश्चन को? तो आप लोग चौथे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए 5वां नंबर पर क्वेश्चन पर चलाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर हमको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा आप लोगों को गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो आप लोगों को दिया हुआ है 1155 1155। तो इसका हम लोग पहले निकालेंगे LCM। तो कितना बार में? 3 बार में। 3 तिया 9, यहाँ कितना बच गया? 3 तिया 9, यहाँ हो गया 3 8 24, 3 5 15। फिर अब 5 से लगेगा, 5 7 35, 5 7 35। फिर अब कितना से लगेगा? 7 बार में 11। अब नहीं लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 155 का 3 × 5 × 7 × 11। तो यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को हल करना है। सभी क्वेश्चन को यहाँ दिया हुआ 17 71 65 52 82 32, इस प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाना है।
तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोग, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एचसी ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 45 और 105 को पहले नंबर क्वेश्चन, ये वाला पहले नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसका पहले हम लोगों को खंड खंड करना पड़ेगा। तो 45 का खंड खंड कितना हो गया, तो 45 का खंड खंड लिखेंगे। 45 कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 5 3 5, 3 गुने 3 गुने 5। अब हम लोगों को क्या करना है, 105 का भी, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35। तो यहाँ 105 का भी हो गया, 3 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से हो गया आपका ये भी। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों में जो मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, जो दोनों में मिलता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों हम लोगों का क्या मिल रहा है, हमको दोनों में क्या मिल रहा है, एचसीएफ मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो जो 3 मिल रहा है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। क्या गया, 3। जो 3 आया है वो क्या कहलाया आपको, एचसीएफ कहलाया। अब एलसीएम की बात करेंगे तो सभी को गुना कर देना है। ये देखिए आप लोगों का, देखिए यहाँ पर 5 भी दोनों में मिल रहा था, तो ये 5 भी लिखा जाएगा। 3 × 5 यहाँ 15 हो जाएगा आप लोगों का, क्या एचसीएफ हो जाएगा, 15 हो जाएगा आप लोगों का एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो सबका लिखना है, तो सब लिखना है। तो 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 सते कितना हो गया, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 28 3 31। तो यह आ गया 315 आप लोग का एलसीएम आ गया। अब दो संख्याओं का इस पर पुट करेंगे हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हो जाता है हम लोग का, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल 45 गुने 105, और कितना आ गया, 15 गुने 315। तो आप लोग जब इसको गुना करिएगा तो आप लोगों को यह मिल सकता है, मिल जाएगा क्या, ये दोनों के गुणनफल के बराबर ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जितना गुना करके आएगा यहाँ पर, और उतना ही बराबर यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा फार्मूला यहाँ दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। ये जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है ये हम लोगों का बिल्कुल सत्य है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का सब क्वेश्चन बन सकता है, तो बना सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को। उसी प्रकार से सब क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि 45 और 105 तो बना दिए हैं। ये सब बनाना है, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, एचसीएफ दिया हुआ है 19 दिया हुआ है ये दोनों का।
तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से आता है कि दोनों का खंड खंड कर लेना है, उसके बाद क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। जैसे 19 दिया हुआ है एचसीएफ, उसी प्रकार से एलसीएम भी आ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जो जिसके लिए 4 पर पावर n, यहाँ पर नीचे में यहाँ n नहीं दिया हुआ है, 4 पर पावर यहाँ मूड़ी पर n दिया हुआ है, इसके सिर पर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आप लोगों को हम तीसरा लेक्चर में आप लोगों को हम लोग बताए थे कि कोई भी संख्या 0 पर कैसे समाप्त होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन हम लोग बता चुके थे। ठीक है, तो फिर डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में कि कैसे बना था। तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले लेक्चर को भी देख सकते हैं। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8 नंबर आप लोगों को देख सकते हैं। आप लोग पिछले लेक्चर में हम लोग यही पूरा क्वेश्चन था, इसी को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप लोगों को यह वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 3 धावक 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो उनकी चाल है 4, 6 तथा 8 किलोमीटर पर घंटा की है। तो कितने घंटे बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे? तो एक ही स्थान पर कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग करने से पहले कर रहे हैं। तो क्या है, 3 धावक थे जो 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे थे। 24 किलोमीटर लंबा पथ था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ये तीनों का आप लोगों को एलसीएम निकाल देना। 4, 6, 8 का एलसीएम। तो 4, 6, 8 का एलसीएम। तो आप लोगों को 2 से लगाना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से 1, 3, 2, ये गुना कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। इसका मतलब कि 24 घंटे बाद फिर से वो मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह पता चल गया कि 24 घंटे बाद वो फिर से मिलेंगे एक स्थान पर। वो सभी एकत्रित होंगे और मिलेंगे एक स्थान पर, उसी स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे, जो जिस स्थान से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे उसी स्थान पर उतना देर में आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग को ये बता देते हैं। अगला नंबर पर चलते हैं, 10वां नंबर पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर। ये हल इसका कर लेना है हल। तो सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय करना, अपरिमेय बोलेगा तो इसके अपोजिट मानना है, अपोजिट। तो जब बोलेगा हमको कि अपरिमेय, तो मानेंगे हम लोग क्या, तो परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो माना कि हम लोगों ने अभी तुरंत बनाया था, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या बोले हम, क्या बोले, उल्टा मानना संख्या है। बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से ही बनाया था प्रश्न से करेंगे, जिस प्रकार से ही पहले बनाए थे जो √2 का था, उसी प्रकार से ये भी बनेगा। 6 + √2 p/q। यहाँ पर यहाँ पर जो लिखा था वहाँ पर लिख देना है कि जहाँ पर p और q क्या है, ये p और q
सभाज्य संख्या है तथा P तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से लिख देना है। अब क्या करना है, तो √2 ये है प्लस में इधर माइनस लेके चल जाएंगे 2Q - 6/1 √2 यहाँ Q हो गया, यहाँ P - 6Q। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। इसको फिर उधर लेके चल जाना है, गुना करके लेके चल जाना है इधर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम √2Q, यहाँ Q है 2 - 6Q। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम शब्द में लिख सकते हैं जहाँ पर जहाँ बायां पक्ष में √2Q एक अपूर्णांक संख्या है। अच्छा, संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मानना है क्या, अपूर्णांक संख्या, इसलिए हो गया अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा यहाँ 6 माइनस यहाँ लिख देना है पहले दायां पक्ष में 6 - 6 P - 6Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता, संख्या के बराबर नहीं होता, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसको हमको क्या लिख देना है, सत्यापित लिख देना है। और ये आप लोगों का यह क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।